है वो चैप्टर शुरू किया गया है, चैप्टर जो टाइटल है द चार्ज, और पहला इसका सेगमेंट है फॉर्म ऑफ चार्ज, और सेक्शन है इसका 234 से लेकर 240, पहला पार्ट अनिल जी। जबकि इसका सेकंड पार्ट है बी, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, जो कि शुरू हो रहा है 241 टू, कहां तक है सहायक जी? ये फिर खत्म हो रहा है इसमें रखे गए। तो अब अगर आपने क्वेश्चन बनाने हो तो ये दो क्वेश्चन माने गए, लेकिन अगर हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो टोटल चार्ज वाले कंसेप्ट को हमने एक क्वेश्चन कहा गया है सहायक जी, जिसमें कंटेंट ऑफ चार्ज एक पॉइंट और ज्वाइंटर ऑफ चार्ज दूसरा पॉइंट, इनको टोटल को मिला के हमने एक कंसेप्ट इनको कहा है। अब इसके बाकी सिनोप्सिस चार्ज को डिफाइन किया गया है हमारे डेफिनेशन क्लोज के भाग एफ में, 2F चार्ज को डिफाइन किया है हर्ष, और जो कंटेंट है वो मैंने अभी बोला चैप्टर 18 234 से लेके 247 तक, और लास्ट में इसका शेड्यूल दिया गया है जहां पे दो, पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है हर्ष? सर कौन से ऑफिसेज बिलेबल है, कौन से नॉन बिलेबल है, कौन से कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। तो पहले शेड्यूल में दो पार्ट दिए गए, एक आईपीसी का, कि अपराधों के बारे में लिखा है कि आईपीसी में जो अपराध दिए गए ना, वो अपराध क्या है, सजा क्या है, बेलेबल है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, और कौन सी कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। उसी का ही सेकंड पार्ट उन आईपीसी के अलावा कोई किसी और एक्ट में जो अपराध है उनका नेचर क्या होगा। तो ये सारा कहां दिया गया है यार से? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में। जबकि शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है सहायक जी, कि क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन सा प्रोसेस लेगी, उनका फॉर्मेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल समन इशू करना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, बेल बॉन्ड लेना है उसका फॉर्मेट क्या है, चार्ज फ्रेम, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, चार्ज। तो मैंने तीन चीज बताने की कोशिश करी है आपको। एक चार्ज की डेफिनेशन दो, जो कि 2F में है, एक चार्ज का कंसेप्ट जो चैप्टर 18 में है 234 टू 248 7, और एक चार्ज का फॉर्मेट जो शेड्यूल में
फॉर्म नंबर 33 में दिया हुआ है। फॉर्म नंबर 33, ये सारा इसमें डेफिनेशन की बात करें तो हर चीज एक बार डेफिनेशन पढ़ो। 2F, 2F Section 2F, charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one. तो सर यहां पे चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताई गई, ये नहीं समझाया कि चार्ज होता क्या अनिल जी, सिर्फ ये बोल दिया कि चार्ज जो है वो कितने ही हेड में हो सकता है। वो क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा चार्ज फ्रेम करना वो स्टेज है अनिल जी जो इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, सॉरी, इंक्वायरी को ट्रायल से डिफरेंशिएट करती है। क्या कहा अनिल जी, इंक्वायरी को ट्रायल से डिफरेंशिएट करती है सर। कि चार्ज की वो स्टेज होती है, पहले वाली स्टेज इंक्वायरी होती है, और चार्ज फ्रेम करने के बाद की जो स्टेज होती है वो ट्रायल होती है। चार्ज फ्रेम करने के बाद चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है ट्रायल शुरू हो जाता है, और चार्ज फ्रेम करने से पहले वाली स्टेज क्या होती है, इंक्वायरी। तो चार्ज एक वो स्टेज है जो कि इंक्वायरी और ट्रायल को सेपरेट करती है। तो सर अगर आपने कोई किसी घर में चोरी करी, पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, और फिर जाके सारा मामला इन्वेस्टिगेशन करके जो मामला है ना वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट आपको ये बताएगा, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगा कि भाई आपने फला दिन फला समय उस घर में चोरी करी थी, ऐसा पुलिस बोल रही है। अब आप, पुलिस इस बात को प्रूव करेगी और आपने इस बात से बचना है। तो चार्ज का मोटा मोटा मतलब ये होता है अनिल जी, सहायक जी, आप पुलिस ने क्या केस बनाया है उसकी सही सही जानकारी कोर्ट उसको देती है, जिससे कि वो अपना ट्रायल में प्रॉपर बचाव कर सके। ये चार्ज का मतलब होता है। और अगर आपने एक घर में गए और चोरी करी तो चार्ज में क्या लिखा होगा हर्ष, सर हाउस ट्रेसपासिंग का चार्ज होगा और थेफ्ट का भी चार्ज होगा। नहीं, आपने रास्ते में गए और एक, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। नहीं भाई अब तो ठीक होनी चाहिए यार। नहीं सर, स्टार्टिंग से ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, 4 बजे भी हो रही थी, अभी भी हो रही है बहुत। हाँ सर, प्रॉब्लम हो रही है अभी सर, मैं सोचा मेरे साथ ही है शायद, लेकिन नहीं हो भाई रही ये प्रॉब्लम। तो, वो तो चला, मैं दूसरे रूम में था 4 बजे तो, पर अब तो ये उसी रूम में हूं मैं जहाँ पे ना हमारा वाईफाई है।
तो सर आज आपके वाईफाई में दिक्कत है फिर। मैं बोलता हूँ, दिखा एक बार, एक मिनट रुको। अब तो ये आ रहा है, नीचे वाला बंद कर होगा मैं। किससे क्या फर्क पड़ता है? तब ये नीचे ऊपर दोनों कनेक्ट रहा था ना अपने आप। नीचे वाला भी रेंज में आया था, कनेक्ट रहा था ऊपर। अच्छा देख लो, बंद गया आपको नीचे वाले ऊपर। देख लो। चलो सर एक बार देखते हैं। तो सर अगर रास्ते में कोई व्यक्ति को आपने 2 थप्पड़ लगा दिए और बॉडीली पेन उसको हो गया, तो ये सिंपल हर्ट हुआ। तो कोर्ट अपने चार्ज में लिखेगा कि आपने जो है फला तारीख को फला समय पे 2 थप्पड़ मारे जिससे कि उसको बॉडीली पेन। ठीक है हर्ष यहां तक? तो यहाँ कितने अपराध हुए हर्ष, अनिल जी? कितने ऑफेंस हुए अनिल जी? हर्ष जी कितने ऑफेंस हुए? सर एक तो हार्ट का हुआ ऑफेंस। बस हर्टी का ही हुआ। यस सर, हर्ट ही हुआ। रास्ते में जा रहे थे, आपने 2 थप्पड़ धर दिए, हर्टी तो हुआ। सर पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हुई। दो लोगों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा देखना होता है पड़े। तो एफरे या फिर। तो मतलब कह रहा कि अगर आपने एक ऑफेंस करा तो वो चार्ज में एक बात लिखेगा, और आप अगर किसी घर में घुसे रात में, चोरी करी, और कोई जब व्यक्ति उठ रहा था उसके साथ मारपिटाई करी, और उससे पहले आपने लेडीज के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो यहां कितने अपराध करे आपने अनिल जी? यहाँ 4 अपराध हो गए ना सर। घर में घुसना, चोरी करना, मारपिटाई करना, और हरेसमेंट करना। तो यहां पे हम हर्ष उस एक्यूज के खिलाफ एक ही चार्ज में, एक ही चार्ज में अलग अलग पैराग्राफ में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे। मैंने ये समझाने की कोशिश करी हर्ष, जो डेफिनेशन में बोला है कि चार्ज जो है ना, वो एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, कि आपके खिलाफ कोर्ट एक साथ एक से ज्यादा, एक साथ कई अपराध करते हो ना, तो उन सब का जिक्र वो एक ही चार्ज में आपके खिलाफ कर सकती है, 1 बाय 1। अब ठीक है यहां तक हर्ष? चलिए, अब जहां तक इसके सिनोप्सिस की बात करें, तो सर सिनोप्सिस में पहले इंट्रोडक्शन है, सारे सेक्शन मैंने बता दिए इसके अनिल जी। फिर इसका मीनिंग है, मैंने डेफिनेशन बताई है 2F, जो पहले 2B था, और उसमें इसको डिफाइन नहीं किया हर्ष, सिर्फ ये कहा कि मोर देन वन हेड भी हो सकता है।
और मैंने ये भी बोला कि यह वह स्टेज है जो कि इंक्वायरी को ट्रायल से अलग करती है। फिर इसका ऑब्जेक्ट है अनिल जी, तो चार्ज का ऑब्जेक्ट क्या है आपसे? सर एक्यूज को बताना कि आपके ऊपर ये ऑफेंस हुआ है और इसके ऊपर आपके ऊपर ट्रायल चलेगा। वेरी गुड। तो मेन चार्ज का ऑब्जेक्ट है एक्यूज को उसके खिलाफ लगाए गए सारे ऑफेंस के बारे में डिटेल शेयर करना, ताकि वो अपना फेयर ट्रायल में अपना बचाव कर सके। फिर इसका कंटेंट है सर, वो सेक्शन जो है आपका 234 ऑनवर्ड, वो सारा हम इसमें बताएंगे। फिर इलिस्ट्रेशन है अनिल जी, तो मैंने कहा सीआरपीसी में चार्ज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इलिस्ट्रेशन दिए हैं। एक चार्ज है असायक, और एक इश्यू एस्टोपल डबल जो पार्टी जो है 337 था शायद सेक्शन। उसके बाद फोरम, चार्ज का फोरम क्या होगा? तो क्या होगा फोरम, उसका फॉर्मेट क्या होगा? हर्ष, हर्ष कहाँ दिया गया है? सर शेड्यूल 2 में दिया गया है। हमने बोला शेड्यूल 2 में फोरम नंबर पहले 32 था, अब 33 है। फिर है उसके बाद चार्ज का फ्रेम किया जाएगा। तो चार्ज का फ्रेम किया जाएगा वो सम्मन के सेशन केस में, वारंट केस में किया जाएगा। लेकिन ट्रायल जब मैंने पढ़ाया था हर्ष, तो कहा था सहायक कि सम्मन केस में सब्सटेंस पर्टिकुलर बताए जाते हैं, फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता। ये हमने ट्रायल के दौरान बताए थे। मतलब सम्मन केस में चार्ज फ्रेम नहीं होता सहायक जी, उसमें सिर्फ एक्यूज को डिटेल बताई जाती है, फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता। वारंट केस में, सेशन केस में, वहां पे चार्ज फ्रेम होता है। आगे चल के फिर एक अगला कंसेप्ट है ज्वाइंट ड्राफ्ट चार्ज। तो वो तो मैंने बताया है, अगला चैप्टर इसी का दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, जो शुरू होता है 241 से। हर्ष, ज्वाइंट ड्राफ्ट चार्ज कहां से शुरू हो रहा है? 241 से 247 तक है शायद। टू 47 तक है, ठीक है। और ज्वाइंट ऑफ चार्ज में हर्ष, इसके सिनोप्सिस है अनिल जी। जनरल रूल, ज्वाइंट ऑफ चार्ज में जनरल रूल क्या है? कि सेपरेट ऑफेंस का सेपरेट चार्ज और सेपरेट चार्ज का हर जी सेपरेट ट्रायल होगा। सेपरेट ट्रायल। तो जो बेसिक रूल है, सेपरेट ऑफेंस, सेपरेट चार्ज
सेपरेट ट्रायल। ये क्या है हर्ष? joinder of charge। जनरल रूल। परंतु बाद में चल के इसके एक्सेप्शन बताए गए हैं। ये मैं बोलना चाहता हूं। और आखिर में एरर एंड ओमिशन, चार्ज फ्रेम करने में गलतियां। चार्ज फ्रेम करने में कोड से गलती हो सकती है हर्ष, सहायक? तो फिर कोड क्या करेगी उन गलतियों का? सर एडिशन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है चार्ज। और चार्ज का एडिशन और अल्टरेशन। और आखिर पॉइंट है चार्ज का विड्रॉल, वो है 247 में, कि चार्ज को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो चार्ज फ्रेम करे ना, तो उनको विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो और एक लास्ट पॉइंट है इसमें हर्ष, कि क्या हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं चार्ज को क्वैश करवाने के लिए? सर रिवीजन तो लाई कर सकते हैं। इसमें स्कोप वेरी लिमिटेड है चार्ज को क्वैश करवाने के लिए। 482 में या 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट चार्ज को क्वैश करवाने के पावर, अनिल जी, वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर केस में चार्ज को क्वैश कर दो। तो सर तो विशी शुक्ला केस का नाम, विशी शुक्ला वर्सेस स्टेट 1980, अनिल जी। ये कहता है कि चार्ज जो है ना, इंक्वायरी और ट्रायल को सेपरेट करने की स्टेज है। एक है विल्ली शाह ने, WILLIE SLANEY वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया है कि बड़े ऑफेंस का अगर चार्ज फ्रेम किया है हर्ष, तो दूसरे छोटे ऑफेंस के लिए भी ट्रायल किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, चाहे उसका चार्ज फ्रेम ना हो। और एक है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज प्रफुल्ल कुमार, PRAFULLA। तो हर्ष जी, सहायक आप बताओ, पुलिस जो फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, तो क्या कोर्ट को मैकेनिकली उनकी बात को मान के चार्ज फ्रेम कर देना चाहिए?
क्या वो पुलिस का एक पोस्ट ऑफिस है साहब जी, या अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए? So court should apply his judicial mind. प्रैक्टिकली करते हैं हर्ष? नहीं सर, प्रैक्टिकली नहीं करते, तो कंप्लेनेंट की तरफ से ही वो लगती है, उसके लिए एक पिटीशन लगाते हैं वो। भाई लो ये कह रहा है साहब जी, पुलिस तो कुछ भी बना लाएगी, पुलिस का तो काम है नहीं फंसाना, और वो इतने एक्सपर्ट भी ना है। कौन से फैक्ट पे कौन सा सेक्शन लगेगा? तो सेक्शन तो उन्होंने लगा दिया, पर एक्चुअली कौन सा चार्ज फ्रेम होता है, होना चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करेगा साहब? Court. पर होता क्या है हर्ष? सर, जो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है उसी को चार्ज फ्रेम कर देती है, तो विक्टिम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाते हैं। प्रोटेस्ट नहीं, क्वेश डिस्चार्ज 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 की एप्लीकेशन, प्रोटेस्ट पेटिशन नहीं होती। सर, जो बेसिकली जो चार्ज जो उन्होंने पुलिस ने फ्रेम करे हैं, मतलब लगाए, तो अगर विक्टिम सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में विक्टिम के पास भी राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन उसमें लगा सकता है। हाँ, ठीक है, वो तो विक्टिम का तो हमने कहा नहीं, हम तो डिस्चार्ज। एक्यूज के पार्ट पे कह रहे हैं। ओके सर, एक्यूज के पास तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगती है। हाँ, हम तो बेसिकली तो एक्यूज के पार्ट पे कह रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट अपना दिमाग नहीं लगाता, पुलिस लेकर आए हैं ना, जोर से सेक्शन लगाए हैं, तो कहता है यार मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, अपना आप केस चलेगा, अपना आप गवाही आ जाएगी, होएगा तो ठीक है, ना होएगा तो ना सही। तो इस केस लो में क्या बोला गया है सहायक जी, अनिल जी, अजय जी, कि मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का कोई माउथ पीस ना है, कोई पोस्ट ऑफिस ना है, कोई मैकेनिकल काम नहीं करेगा, बल्कि अपना माइंड अप्लाई करके पुलिस रिपोर्ट पे जब वो चार्ज फ्रेम करना चाहिए उसे। ठीक, ठीक है यहां तक? चलिए सर, अब बात करते हैं अब बात करते हैं इनके कंटेंट की। तो सर, इनके कंटेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज में बेसिकली क्या लिखा होता है। सेक्शन 234 कंटेंट ऑफ चार्ज। तो इसमें 7 चीज का जिक्र किया है। आज सारे ही लड़कों ने, आदमियों ने कैमरा ऑन करने का जिम्मा ले रखा है। तो परवीन जी, मधु जी, अनसुईया जी, अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हालांकि अभी तो बीएनएस को लेकर ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं बचा, लेकिन फिर भी मेरी इससे रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए जिसका रह रहा है। और अगले महीने से हम कोशिश करेंगे कुछ और, कोई नया एक्ट शुरू करने की। तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं, पर अभी तो बीएनएस का काम चल रहा है, और अभी 4-5 दिन अभी इसमें और लगेंगे।
ये मैंने कहना। उसके बाद एक नए फॉर्मेट में काम करेंगे, तो देखते हैं वो क्या फॉर्मेट होगा, वो तो उसी समय पता लगेगा। तो सर, कंटेंट ऑफ चार्ज में 7 बातों का जिक्र है। पहला, कौन सा ऑफेंस आपने करा, ऑफेंस का जिक्र। पहला वर्ड ऑफेंस, अनिल जी। दूसरा, उस ऑफेंस का टाइटल, जैसे 302 का टाइटल क्या है से? मर्डर, 375 का रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, पुराने पुराने की बात कर रहा हूं अभी तो। पनिशमेंट फॉर रेप, उसके बाद जो है 383 सर 383 याद नहीं आ रहा। एक्सोर्सन। हाँ, परवीन जी कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरे को लगा आपने हैंड रेज करा हो। तो सर, अमित जी सीधे बैठिए। हाँ, तो सर, अगर किसी ऑफेंस की टाइटल है, नाम दिया है अजय जी, तो हम वो नाम भी लिखेंगे। और अगर किसी का नाम नहीं दिया, तो अनिल जी जब क्या करेंगे फिर हम? अजय जी, अजय जी। हाँ जी सर, मतलब अगर किसी आईपीसी के ऑफेंस का मार्जिनल नोट में नाम ना दिया, मार्जिनल नोट में ये कह रखा मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, तो वहां तो हम चार्ज में लिख देंगे कि आपने मर्डर किया, थेफ्ट किया, किडनैपिंग किया। पर सभी अपराधों को तो पूरा नाम नहीं दिया ना, एक नाम नहीं दिया ना, एक वर्ड नहीं दिया वहां पे, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है कई अपराधों में। तो वहां पे अगर वो कोई उस अपराध उसने किया है, वो अपराध किया है जिसका टाइटल ना दिया, तो कोर्ट उसमें क्या लिखेगा फिर अजय जी? तो सेक्शन लगा देंगे, सेक्शन। हाँ, फिर वो पूरा डेफिनेशन लिखेगा, पूरा डेफिनेशन बजाय टाइटल के। और जिस एक्ट और जिस सेक्शन का जिक्र है वो भी लिखेगा सहायक। एनडीपीएस एक्ट है, पीसी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, तो उनका उस एक्ट का नाम, उनके सेक्शन का जिक्र। और चार्ज कुछ किसकी लैंग्वेज में होएगा? हरियाणवी लैंग्वेज में। सही है ये सहायक? कोर्ट के लैंग्वेज में। अच्छा, हरियाणवी में नहीं होगा? तो जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें होगा, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज सरकार ने डिसाइड करी है, हाई कोर्ट ने डिसाइड करी है, उस लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा। और अगर वो जिस व्यक्ति के ऊपर आपने चार्ज फ्रेम करा, हर्ष, ऑलरेडी वो प्रीवियस कन्विक्ट हो चुका है किसी अपराध में, तो क्या प्रेजेंट केस में उस बात का हवाला दिया जाना चाहिए? क्यों? सर ताकि उसके करेक्टर का पता चल सके कि इसने पहले भी कन्विक्शन मिली है, तो पनिशमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्वांटम सेंटेंस पे। हाँ, अगर प्रीवियस कन्विक्ट हो चुका है तो किस कोर्ट में कब हुआ है, इन बातों का जिक्र भी हमें करना पड़ेगा। क्यों? ताकि या तो उसकी सजा बढ़वाई जा सके इस बार, या सजा की ग्रेविटी बढ़वाई जा सके इस बार। ये पर्पज है हमारा। तो ये बातें पहले लिखी ऑर्डर 2, 3, 4 में हर्ष, अनिल जी, शहनाज जी, शहजाद जी, नरेंद्र जी,
ये इसका बेस सेक्शन है। फिर इसमें 4 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला मर्डर का है, दूसरा कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का है, तीसरा मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है। तो जिनका नाम दिया है जिस ऑफेंस का, तो वो तो हम टाइटल लिख के हर काम चला लेंगे अनिल जी। लास्ट वाले सेक्शन में उस अपराध का टाइटल ना है, तो उन्होंने कहा कि फिर हमें पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। यही समझा रहा हूं मैं अजय जी। तो ये 4 इलिस्ट्रेशन दिए जो जिसका मैंने अभी जिक्र आपको किया है। अब इतना देना पर्याप्त है सहायक जी, वो अपना डिफेंस कर लेगा। नहीं सर, कहाँ पर हुआ, डेट टाइम ये सब भी देना जरूरी है। वेरी गुड। ये चीजें तो बता दी, कौन सा ऑफेंस करा, उसका नाम, कोर्ट की लैंग्वेज, सेक्शन, एक्ट। पर जब तक आप ये ना बताओ कि भाई किस जगह आपने अपराध करा, जब तक ये ना बताओ किस टाइम आपने अपराध करा, जब तक ये ना बताओ किसके खिलाफ आपने अपराध करा, जब तक ये ना बताओ किस प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध करा आपने, तो एक्यूज बुलावे में पड़ सकता है, कंफ्यूज सकता है। तो ये 4 बातें भी हमें बतानी पड़ेगी हर्ष। टाइम, प्लेस, पर्सन और प्रॉपर्टी जिनके खिलाफ ऑफेंस हुआ। ठीक है यहां तक हर्ष? अब उसके बाद 2 अपराधों के बारे में बात करेंगे हम पर्टिकुलर। पहला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और दूसरा डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन। क्या है ये अपराध हर्ष? सर जो सीबीटी होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें आपने किसी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करी होती है और वो उस प्रॉपर्टी का अपने डिसऑनेस्टली यूज करता है। वो चोरी नहीं कहलाएगी, लेकिन वो सीबीटी के अंदर आएगी, क्योंकि उसमें सामने वाले ने कंसेंट दी रखी होती है इस पर्पस के लिए करनी है, लेकिन वो इस पर्पस के लिए ना करके किसी और पर्पस के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक वाले को अगर एटीएम में फिल करना होता है, तो वो कैश वैन को कहते हैं कि उसको पैसे देते हैं अपनी मर्जी से कि आपको ये पैसे उस एटीएम में फिल करने हैं। वैन एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी होती है, जो बैंक ने पैसे दिए वो एटीएम में जाकर रिफिल करने, लेकिन वो पैसे लेके जाके खुद ही चारों लोग जाके आपस में बांट लेते हैं। तो इसे सीबीटी के अंडर कहेंगे सर। और मिसअप्रोप्रिएशन परवीन जी, डिसऑनेस्टी मिसअप्रोप्रिएशन। सर अभी याद नहीं आ रहा। अनिल जी, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का सर मिसयूज करना, जैसे मान लो अ, अ, ये सर्वेंट का शायद एग्जांपल था सर उसमें। इसमें जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, उसमें तो किसी व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी सौंपी है, दी है बिलीव करके, और फिर मिसयूज कर गए आप, तो वो तो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई, फाइंड, पाई है, आपने चुराई नहीं कहीं से, किसी ने दी नहीं आपको, बल्कि राह चलते आपको मिल गई, राह चलते आपको सोने की अंगूठी मिल गई रास्ते में, तो आप बजाय थाने में जाने के सुनार के पास चले गए।
तो फिर वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। अगर आप थाने गए, अखबार वाले के पास गए, तब तो अपराध नहीं हुआ, या लेके घर चले गए, जब भी अपराध ना हुआ। लेकिन जैसे आपने उसका उपयोग अपने लिए किया, तो वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। हर जी इन दो प्रकार के अपराधों में, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन अपराधों का जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा ना सहायक जी, आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखने की आवश्यकता ना है कोर्ट को। अगर ये अपराध 1 साल के अंदर हुए हैं, तो उस केस में आपको एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट, स्पेसिफाइड पर्टिकुलर आइटम, उनको लिखने की जरूरत ना है। अगर आपने अपराध करे हैं ना अनिल जी, तो कोर्ट ये कह सकती है कि आपने फरवरी 23 से लेके और जनवरी 24 तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ये अपराध करा। 12 महीने के बीच, जनवरी 23 से कितना बैठेगा, फिर जनवरी से कितना बैठेगा, मार्च लगाओ, मार्च से फरवरी तक, मार्च 23 से फरवरी 24 तक, 1 साल हो गया अजय अनिल जी। हर्ष सर मार्च टू मार्च तो हुआ ना 1 साल। सर, मार्च से पहले फरवरी के एंड में खत्म हो जाएगा ना 1 साल। सर फरवरी एंड तक खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। वही तो बोल रहा हूं सर। ओके सर। इस पीरियड में आपने ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। जरूरी नहीं 15, आप डेट बताओ, 15 मार्च से लेके 15 फरवरी तक ना, एग्जैक्ट डेट बताने की जरूरत नहीं है अजय जी। इन अपराधों में जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, एग्जैक्ट डेट, या मान ले आपने घपला कर दिया 2,35,535 रुपये और 37 पैसे, तो जरूरी नहीं कोर्ट में कि कोर्ट एग्जैक्ट सारा अमाउंट लिखे। वो 2,35,535 लिख देगी, बहुत है। ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है अनिल जी, कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या जो डिसऑनेस्टी मिसअप्रोप्रिएशन है, इनके चार्ज में कोर्ट चार्ज फ्रेम करते समय उस साल के बीच का टाइम लिख देगी। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट अमाउंट लिखने की आवश्यकता ना है। जब वो सारे अपराध है अगर 1 साल के अंदर हुए हैं, तो तब की बात कर रहा है। ठीक है साहब जी। अब अगर हर्ष ऑफेंस भी लिख दिया, उसका नाम भी लिख दिया, कोर्ट की लैंग्वेज में भी लिख दिया, टाइम प्लेस भी लिख दिया,
फिर भी समझ में ना आए तब क्या करेंगे हर्ष? सर उसमें एक्यूज को बताएंगे आपने इस मैनर में अपराध किया है। अगर सारी कहानी बता भी दी ना, अरे एक्यूज करे ना जी मेरी समझ में ना आया, फिर क्या करेंगे हर्ष अजय जी? अगर सारी डिटेल बताने के बाद भी अक्यूज ये कहे कि भाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई व्हाट आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो सर फिर उसको उसी की भाषा में बताया जाएगा जो भाषा वो समझता हो। वो उसकी कौन सी भाषा है? कोर्ट की भाषा में बताते हैं सर। कोर्ट की भाषा में मान लो आप इंग्लिश या हिंदी नहीं आती तो कोर्ट की उसमें भाषा तो यूज करते ही हैं, भाषा का नहीं कह रहा, वो लैंग्वेज को नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कि आपने तो सारी चीज मेरे को बता दी, पर मैं अभी भी समझने में असमर्थ हूं कि मैंने कौन सा अपराध करा है। अभी वो समझ नहीं पा रहा चीजों को, लैंग्वेज को लेकर नहीं, कंटेंट को लेकर कह रहा जी मेरी समझ में कुछ ना आए हो। सर उसका वकील होगा वो समझाएगा उसको, आप तो वकील। उससे भी ना आ रहा है ना समझ में। जो टाइम प्लेस दिया था, जो ऑफेंस का टाइटल दिया था, जो ऑफेंस बताया था, जो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा था, जो प्रीवियस कन्विक्शन बताई थी, वो सब कुछ बता दिया, फिर भी कह रहा ना जी मेरे तो समझ में ही ना आए हो। तो अनिल जी उस केस में हम चार्ज में उसकी मोडस ऑपरेंडी लिखेंगे कि उसके अपराध करने का तरीका क्या था। लिखेंगे अजय जी कि भाई आपकी समझ में ना आया कोई बात ना, अब हम ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को आप सुबह उठे, नहाए धोए, रिक्शा लिया, बाजार गए, इस दुकान से जहर खरीदा, फिर आप जो है ऑटो पकड़ा और फिर जो है दूसरे सेक्टर में गए, जिस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी थी वहां आ जाके आपने दरवाजा खटखटाया और कहा कि भाई मैं अपने पुराने गिले शिकवे खत्म करना चाहता हूं और हम मिलके बातें करेंगे। उसने चाय बनाई और फिर वो थोड़ा इधर उधर हुआ और आपने उस चाय में जहर मिला दिया, जिसके के बाद वो फिर 2 घंटे बाद मरा निकला और मेडिकल में ये आया कि उसने फला फला जहर खाया और था, जिस जहर की पुष्टि आपकी दुकानदार से हुई है। तो वो पूरा सीक्वेंस मोडस ऑपरेंडी हम चार्ज में लिखेंगे। अगर आप जब कहते हो ना जी मेरे तो कुछ समझ में ना आया, तब ठीक है हर्ष यहां तक? चलिए तो सर अनिल जी आप बताइए चार्ज में किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? कोर्ट की लैंग्वेज तो होगा, पर कोर्ट की लैंग्वेज तो मतलब है इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, कन्नड़ है, तमिल है, पर एक्यूज पे किन शब्दों का उपयोग होगा चार्ज में? अगर मान लो एनडीपीएस का चार्ज है या करप्शन का चार्ज है या एससी एसटी का चार्ज है, तो उस चार्ज में कौन से एक्ट के शब्दों का प्रयोग होगा? जो कंसर्न एक्ट होगा सर उसी का यूज होगा सर। एनडीपीएस का है तो उनके शब्दों का प्रयोग होगा, उनके सेक्शन का जिक्र होएगा। पीसी एक्ट है तो उनके सेक्शनों का जिक्र होगा। एससी एसटी एक्ट है तो उनके सेक्शनों का जिक्र होगा। ठीक है यहां तक? चलिए उसके बाद सायक जी, नरेंद्र जी, प्रवीण जी, अगर चार्ज फ्रेम करते समय
कोर्ट भगवान तो है नहीं। अगर कोई एरर कर दे, ओमिशन कर दे, तो क्या सारी एरर को ठीक करना जरूरी है सहायक? नहीं सर। तो कौन सी एरर को ठीक करना जरूरी है हर्ष? Sir, that cause failure of justice that will be the fatal to the case. दो प्रकार की एरर को ठीक करना जरूरी है अनिल जी। अगर कोर्ट को लगता है कि दो रीजन है, तो उनको वो एरर ठीक करनी पड़ेगी, वो ओमिशन को फिल करना पड़ेगा। और अगर ये दो एरर नहीं लगती कोर्ट को, दो रीजन नहीं लगते, तो कोर्ट की गलती होने के बाद भी उसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से दो रीजन है? पहला कि कोर्ट ये प्रूव कर दे, एक्यूज ये प्रूव कर दे कि भाई ठीक कर दो, नहीं तो मेरे को तो समझ में ना आया, मैं मिसलीड हो रहा हूं इससे, आपने जो गलती करी है ना इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तब कोर्ट क्या करेगा अनिल? तब उस एरर को ठीक करेगा सर। और या फिर कोर्ट ये महसूस करे कि न्याय के लिए इस गलती को ठीक करना जरूरी है, या तो एक्यूज अपने आप को मिसलीड समझता हो, या न्याय अन्याय को रोकने के लिए जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको ठीक करना जरूरी ना है, अगर उस गलती की वजह से एक्यूज मिसलीड ना हुआ, तो ऐसी गलती को कोर्ट ठीक करेगा सहायक? नहीं सर। फिर ठीक करना जरूरी ना है। और अगर मिसलीड होता है, न्याय के लिए जरूरी है, तो हर्ष Then sir, court will correct that error. फिर जो है कोर्ट को वो एरर को और ओमिशन को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक है? चलिए सर, इसको लेके बेटा 5 इलिस्ट्रेशन है, में इनका आंसर इसने हर्ष इफ एंड बट करके दिया है। अगर मिसलीड हुआ तो ठीक कर दो, अगर मिसलीड नहीं हुआ तो ठीक मत करो, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, यहां तक है? तो ये आपने देखने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चार्ज तो कोई भी फ्रेम कर दिया, पर क्या इसको कम किया जा सकता है? क्या इसको बढ़ाया जा सकता है अजय जी? ऐड या अल्टर किया जा सकता है अजय जी? सर किया जा सकता है। तो कोर्ट में तो कुछ भी किया जा सकता है जब तक मना ना हो। और कब तक किया जा सकता है भाई? किसी भी कोर्ट का जजमेंट करने के बाद उसका हाथ कट जाएंगे, तो कब तक ठीक कर सकता है वो? कब तक लिख सकता है, कब तक बढ़ा सकता है? जजमेंट करने से पहले पहले। जब जजमेंट को प्रोनाउंस करेगा ना अर्श, तो उससे पहले आप चार्ज को कम कर सकते हो, चार्ज को ज्यादा कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन जब जजमेंट प्रोनाउंस ही हो गया, उसके बाद चार्ज को जोड़ने का या घटाने का कोई पॉइंट बचेगा अनिल जी? जब जजमेंट ही हो गया तो उसके बाद तो फिर अपीलेट कोर्ट में जाओ भाई, तब तो फिर इसका कोई पॉइंट ही नहीं बचा चार्ज को
अमेंड करने का, चेंज करने का, घटाने का, बढ़ाने का। हाँ, जजमेंट प्रोनाउंस ना करा, और जब आप चार्ज चेंज करते हो तब कोर्ट के पास क्या स्पेस बचेगा तब तो अनिल जी? उसको ऑल्टर या वो करेगा सर। नहीं, तब तो वो अल्टर करके दोबारा ट्रायल शुरू कर देगा उनको जहां चेंज हुआ है। लेकिन अगर प्रोनाउंस ही कर दिया तो फिर चेंज करने का पॉइंट ही क्या बचेगा? तो जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले वो चार्ज को चेंज या कम बत्ती कर सकता है। अच्छा, जो कम बत्ती करेगा उसको एक्यूज को सुनाएगा, समझाएगा। और हर जी आप बताओ, अगर चार्ज चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद भी एक्यूज की सेहत पे कोई फर्क ना पड़ रहा, तो कोर्ट क्या करेगी उस पोजीशन में? तो सर ट्रायल कंटिन्यू करेगी। तो अगर नया चार्ज लगा भी दिया, एक्यूज की सेहत पे कोई फर्क ना पड़ रहा, तो हम इस नए चार्ज को ओरिजिनल चार्ज का पार्ट ही मानेंगे और केस को कंटिन्यू आगे बढ़ा देंगे। ठीक है अनिल जी, अजय जी, सहायक जी। और अगर चेंज करने के बाद एक्यूज की सेहत पे फर्क पड़ रहा है तब क्या करेंगे हर्ष? तो सर न्यू ट्रायल के लिए डायरेक्शन दे देगी कोर्ट। तो अगर नया चार्ज हमने लगाया, बनाया, और उसके वजह से एक्यूज पे की सेहत पे फर्क पड़ रहा है, तो अनिल जी हम उस नए चार्ज पे दोबारा ट्रायल शुरू कर देंगे, और या उसको अभी स्टे कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे आगे किसी डेट के लिए। या तो दोबारा ट्रायल करेंगे नए चार्ज के ऊपर, या अभी पोस्टपोन कर देंगे मामले को। ठीक है यहां तक? और अगर नया चार्ज बनाया और नए चार्ज में कोई पब्लिक सर्वेंट आ गया, तो क्या ट्रायल कंटिन्यू हो सकता है हर्ष? नो सर, उस केस पब्लिक सर्वेंट के लिए सैंक्शन लेना जरूरी है। क्योंकि भाई पब्लिक सर्वेंट के लिए सैंक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो वो कब तक आगे नहीं बढ़ेगा हर्ष? जब तक गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे दे। अगर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो जब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सैंक्शन ना है। तो और अब अगर नया चार्ज फ्रेम हो गया तो आपके केस में तो पहले ट्रायल हो चुका हर जी, गवाहियां हो चुकी। जो नया चार्ज फ्रेम हुआ उनमें उन गवाहों को क्या करें अनिल जी, जो पहले हो चुके हैं? तो दोबारा से वो करेंगे सर, रिकॉर्ड होंगे दोबारा से। तो उनको दोबारा बुला लेंगे, उनकी दोबारा नए चार्ज पे गवाही ले लेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे, और उसके बाद अनिल जी उसके बाद जो गवाह बुलाए हैं उनका चीफ कराया है, क्रॉस कराया है, फिर भेज देंगे घर उनको, जाओ भाई। ठीक है, परंतु एक्यूज जो है उन गवाहों को इस वजह से बुला रहा है कि भाई ट्रायल में डिले हो सके, तो फिर कोर्ट क्या करेगी सहायक? फिर तो कोर्ट नहीं बुलाएगा। तो फिर कोर्ट क्यों बुलाओगा भाई, जब उसने बेरा किया तो डिले करने के चक्कर में है, तो फिर उनको नहीं बुलाएंगे हम। ठीक है यहां तक अनिल जी? तो ये एक कंसेप्ट मैंने मतलब 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है यहां तक है?
और मेरे ख्याल में इतना बहुत है आज के लिए, क्योंकि अगला भी पूरा लंबा कंसेप्ट है और सिमिलर से पॉइंट है बेटा, तो थोड़ा घालमेल हो जाएगा अगर ये गैल गैल पढ़ने लगे तो इसलिए इसको कल का स्पेस और दो, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है हर्ष? हाँ, तो इसको कल का स्पेस और दो, और आप ये पढ़ के आइए हर्ष जी, ये इलिस्ट्रेशन का एक ही चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है ये। अभी हमने इसका पहला पॉइंट कंटेंट ऑफ चार्ज वो समझाने की कोशिश करी है। इसका दूसरा पॉइंट ज्वाइंटर ऑफ चार्ज वो कल कराएंगे, ये बोलना चाहते हैं। बड़ा कंसेप्ट है, अभी हम शुरू करेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसको हम कल करेंगे। कल अपना 27 हो जाए 28 हो जाएगा। बीच में 3-4 दिन जितना और लगेगा, 5-6 दिन जो भी लगेगा, तो अभी 5-6 क्वेश्चन और है बीच में, तो वो मैं कल लिखवा दूंगा एक बार आपको और दोबारा, फिर उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही है। हाँ बोलो। सर जो बैक की जो वीडियोज हुई सर वो क्या मिल सकती है? वो हाँ हो जाएगी अरेंज, एक बार आप डिटेल शेयर कर दीजिए, काशिफ सर के नंबर है अभी हर चीज। सॉरी, नंबर बता देते हैं सर मुझे एक बार। हाँ ये भाई ये जो हर चीज एक बार नंबर दे दीजिए नरेंद्र जी को। सर मैं ना चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहां से देखिए। ओके सर। और इसके अलावा भी इसी पॉइंट को लेकर आपको कोई दिक्कत हो तो दोबारा भी हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं, करेंगे, और आप फोन से भी मेरे से असिस्टेंस ले सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर। हाँ सायक जी, आपने एक सवाल डाला था, मेरी ज्यादा समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं? सर वो हर्ष जी ने क्लियर कर दिए हैं। किसने? हर्ष जी ने क्लियर कर दी। अच्छा 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 अच्छा, वो मैंने कल बोला भी था शायद आपको, अगर आपने क्लास में हो, कि जो सराय मैथ्यू की जो गाइडलाइन थी ना, वो अब हमने एक्सप्लेनेशन में डाल दी उन्होंने, जो कि कॉग्निजेंस को एफआईआर के डे से या कंप्लेंट फाइल करने के डे से, वो फिर 6 महीना या 1 साल या 3 साल गिनने की बात उन्होंने कही है उस केस लो में। ये इसकी जी मोटी मोटी बात उसमें कही गई थी। ठीक है साहब जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आप बता रहे कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, तो सर कोर्ट में क्या मतलब मजिस्ट्रेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या मतलब कौन एग्जैक्ट कौन है अथॉरिटी कोर्ट में? कोर्ट है ना सर। नहीं मतलब मजिस्ट्रेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं है। तो कोर्ट में हमने जब ट्रायल भी बोला था तो हमने कहा था भाई डिस्चार्ज मतलब छोड़ दो, कोर्ट उसे छोड़ देगी। फिर हमने कहा था कि अगर ना छोड़े तो फिर फ्रेम चार्ज, तो कोर्ट उस एक्यूज पे चार्ज फ्रेम करेगी, ये हमने ट्रायल के दौरान बोले थे। तो कोर्ट का काम होता है कि पुलिस की कार्रवाई को देखकर, पुलिस रिपोर्ट को देखकर, चालान शीट को देखकर, फाइनल रिपोर्ट को देखकर, एक ही बात है सारी, तो फिर वो एक्यूज के खिलाफ ये चार्ज फ्रेम करे कि उसने कौन सा अपराध करा है। अब उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि जो बातें हमने कही है उसके एवज में इनके खिलाफ ये एविडेंस है, वो एविडेंस कोर्ट में दी जाएगी।
उसके बाद जो है एक्यूज को मौका मिलेगा कि वो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करे और अपना कोई डिफेंस है तो अपना डिफेंस दे। सर एक स्टार्टिंग में केस बोला था वीसी शुक्ला वर्सेस, सर क्या था? वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट। ओनली स्टेट है सर? हाँ हाँ, वो तो ईयर कौन सा सर? ईयर 1980। सर इसका फैक्ट क्या था, फिर से थोड़ा बोल देंगे? मैम ये इसका तो ज्यादा नहीं पता, मैंने बोला अभी तीनों केसों के बोली है। तो इसमें जो मैंने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार, वो चार्ज का मेन केस है जिसमें ये पूरी डिटेल गाइडलाइन दी गई है अनुसुईया जी। जब आप पढ़ेंगे ना उस केस को तो उसमें 4-5 गाइडलाइन है कि कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करते समय, डिस्चार्ज करते समय अपने माइंड को अप्लाई करेगी। वो प्रोसिक्यूशन का माउथ पीस ना है, वो प्रोसिक्यूशन का पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करेगी उनके चालान शीट को। वो अपना माइंड अप्लाई करके ये डिटरमाइन करेगी कि वेदर ए प्रिमा फेसाई केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज और नॉट। इफ एनी प्रिमा फेसाई केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज, द कोर्ट में फ्रेम ए चार्ज अकॉर्डिंगली। और अगर कोई प्रिमा फेसाई केस नहीं है तो फिर उसको डिस्चार्ज कर देगी। वो उस केस की गाइडलाइन है ये प्रफुल्ल कुमार की। और विल्ली वाली केस में मैंने बोला था जहां पे उन्होंने मर्डर का चार्ज फ्रेम हुआ और बाद में कोर्ट में उसने कल्पेबल होमोसाइड में उनको पनिश कर दिया था। मतलब चार्ज मर्डर का फ्रेम किया गया पर उनको फिर कल्पेबल होमोसाइड में उनको सजा दे दी गई थी। ये मैंने बोला उसको। सर ये कौन सा केस लो है, ये मर्डर वाला? विल्ली शानी करके मैंने एक केस लिखवाया था बीच में। हर्ष जी। जैसा विल्ली सलानी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये भी इसका चार्ज का लैंडमार्क जजमेंट है। और जो नरेंद्र जी ने बोला कि वीसी शुक्ला, उसमें तो उन्होंने एक मोटा मोटा हम कहते हैं बेटा कि सारे केसों के फैक्ट हमें नहीं पता इतना और नहीं कोई आवश्यकता है। तो उसमें सिर्फ ये बोल रहा है कि चार्ज व स्टेज है जो इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करती है। ये लाइन मैंने उस समय बोली थी आपको। ठीक है अभी यहां तक अनुसुईया जी, नरेंद्र जी? जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप जो है चार्ज का जो अगला पॉइंट है ना उसको पढ़ के भी आना, पढ़ के आओगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।